हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा साहित्य में व्याकरणीय विकास क्रम के विषय में बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अगर हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैं आपको अपभ्रंश भाषा का व्याकरणीय स्वरूप इसके पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं अवहट्ट भाषा से संबंधित जो उसका व्याकरणीय स्वरूप है और उसका किस प्रकार विकास हुआ है और विकास होते हुए किस प्रकार वो हमारे आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हुआ है, इसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो हर चीज़ का एक लक्षण होता है और उस लक्षण के अनुसार हम बात कर सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में जो व्याकरणीय स्वरूप था उसका क्या लक्षण था। इसी प्रकार अवहट्ट भाषा में जो व्याकरणीय स्वरूप है उसका क्या लक्षण है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम आपको जो है इसके विषय में बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा अवहट्ट साहित्य में विकास क्रम। किसका विकास क्रम? व्याकरणीय का, मतलब व्याकरण का, ग्रामर का विकास क्रम। तो चूँकि आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे जो अवहट्ट साहित्य है उसमें जो है जो प्रमुख रचनाकार हैं उसमें ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, अब्दुल रहमान हैं और विद्यापति जी हैं। ये लोग मुख्य रूप से जो है इसके प्रमुख रचनाकार अवहट्ट भाषा के हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी का था वो बताना भूल गया था, तो मैं आपको उसको भी याद करा दे रहा हूँ। जैसे एक जो प्रमुख कवि हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर का नाम पहले ही आया है, तो इनका जो ट्रिक था उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनका जो प्रमुख रचना है वर्ण रत्नाकर है। देखिए हमको अभी भी याद है, मैं बिना देखे बता रहा हूँ कि जो है इनकी रचना जो है वर्ण रत्नाकर है। अब आप कैसे इसको बता सकते हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो प्रमुख रचना है अवहट्ट भाषा में वो कैसे वर्ण रत्नाकर है, इसको आपको कैसे याद होगा, आपकी स्मृति में कैसे याद रहेगी सदा सदा के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये आपका जो है कवि हैं और ये इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, ठीक है। तो कैसे याद होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर? मैं बिना देखे ही याद करके जो है जो पहले मैं उसको याद था उसी के आधार पे मैं तुरंत आपको बताया हूँ। तो देखिए यहाँ पर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यहाँ कर आ रहा है लास्ट में, देखिए अब कुर आ रहा है, क्या आ रहा है? कुर आ रहा है। और वर्ण रत्नाकर में भी देखिए कर आ रहा है, ठीक है। इसके लास्ट जो अक्षर हैं उसमें कुर है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर में कुर आ रहा है और वर्ण रत्नाकर में देखिए कर आ रहा है, ठीक है। तो कर से कर और कुर, इसमें क्या लास्ट में है? कुर है और इसमें लास्ट में क्या है? कुर है, कर है। तो इस प्रकार हम जान जाएंगे कि दोनों इनकी रचना और रचनाकार दोनों में एक ही शब्द आ रहा है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर में कुर आ रहा है और वर्ण रत्नाकर में कर आ रहा है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर का कोई और रचना नहीं, वर्ण रत्नाकर ही होगा। क्लियर है? ये ट्रिक मैं जो है इसके पूर्व के वीडियो में जब मैं जो है अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं का मैं देहाती शार्ट ट्रिक बताया हूँ, तो उसमें ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी का जो वर्ण रत्नाकर था उसको मैं भूल गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसको मैं इस वीडियो में जो है सबमिट कर दिया। अब आगे मैं जो है इसका व्याकरणीय स्वरूप बताने वाला हूँ। तो वर्ण रत्नाकर याद ही हो गया। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। देखिए यहाँ कर कुर है और यहाँ पर कर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो क्लियर हो गया। वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर और संदेश रासक, मैंने ये भी बताया था, संदेश और स्नेह रासक मतलब जो है रास आए, ये किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका मैंने बताया ही था अगले वीडियो में
किसकी रचना है? विद्यापति का, जिसकी विद्या जो है, जो विद्या का पति होता है, उसकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है चारों दिशाओं में फैलती है। अब्दुल रहमान का तो क्लियर ही हो गया कि संदेश रासक, ठीक है, तो संदेश रासक माने स्नेह रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। तो कहने का मतलब जो व्याकरणिक स्वरूप है, वह व्याकरणिक स्वरूप का जो स्रोत है, हम लोग मतलब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये किससे लिया गया है? वर्ण रत्नाकर, संदेश रासक और कीर्तिलता और कीर्ति पताका से उद्धृत किया गया है, लिया गया है, जिससे कि हम जो ये वर्ण व्यवस्था और जो है इसका जो वार्णिक रूप है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए स्वर ध्वनि क्या है? स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि में देखिए ए और ओ दो स्वर आ गए, ठीक है, यहाँ पर औ रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसके पहले जब अपभ्रंश भाषा थी तो उसमें कुल कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। जो इसके पूर्व अपभ्रंश भाषा थी उसमें कुल कितने स्वर थे? कुल स्वरों की संख्या कितनी थी? आपको याद होगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कौन कौन थी? अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। कितना हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है, कुल मिलाकर के 8 स्वर थे। तो चूँकि यह जो है ये आपका भ्रंश का है, वहीं जब अवहट्ट भाषा आता है 8 जो है इसकी संख्या थी। जब अवहट्ट आता है तो उसमें जो है 2 स्वर और बढ़ जाते हैं। कौन कौन बढ़ जाते हैं? देखिए यहाँ पर यह जो है छोटा स्वर है और ये आ बड़ा स्वर है। ये छोटी स्वर है और बड़ी बड़ा स्वर है। वो छोटा स्वर है और बड़ा वो बड़ा स्वर है। ये जो है छोटा स्वर है और वो भी जो है इसका छोटा स्वर है, मतलब दोनों छोटा छोटा स्वर है। तो इसी का दीर्घ रूप जो होता है वो नया रूप में आ गया। ए का क्या होगा? आए, और ओ का क्या होगा? आओ। ये दो स्वर जो है इसमें वृद्धि कर गए। तो अब कितना हो गया? +2, ये जो 2 बढ़ा है 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 10 स्वर। तो अवहट्ट भाषा में जो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 10 हो गई। क्लियर? अवहट्ट भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10, जबकि अपभ्रंश भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी थी? 8। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ इसमें आता है रि अपभ्रंश लेखन में, ठीक है, रि जो है अपभ्रंश लेखन में आ गया। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जो अपभ्रंश भाषा का काल था अवहट्ट, ये 2 काल है। तो अपभ्रंश भाषा में जो री लिखा जाता था, जो इस समय हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो उस समय री इस तरह लिखा जाता था। जैसे क्रिया लिखना है तो की री या, और अब हम लोग किस तरह लिखते हैं? क्रिया लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो री था वो जो है री, जो ऋषि वाला री था उसको हम री के रूप में लिखते थे। लेकिन अब जो है हम इस तरह री न लिख करके अब हम इस तरह री जो है लिखना शुरू कर दिए। अवहट्ट भाषा में जो है जो वर्तमान में हम लोग री लिखते हैं, ये आ इ ई उ ऊ ऋषि लिखते हैं, तो वो ऋषि जो वर्तमान युग में हम लोग जो री लिखते हैं वो अवहट्ट भाषा से ही इसका प्रारंभ होता है। किस काल से? अवहट्ट काल से। और इसके पहले जो हम री लिखते थे वो इस तरह लिखते थे। क्लियर हो गया? तो अब 2 चीज़ क्लियर हो गया कि अवहट्ट भाषा में 2 स्वर बढ़े। कौन कौन स्वर? एक दीर्घ आय और दूसरा दीर्घ औ, ठीक। दूसरा क्या परिवर्तन हुआ? दूसरा परिवर्तन हुआ री जो था ये लेखन में आ गया। किस में आ गया? लेखन में आ गया। इसके पहले वह उच्चारण में तो था और लिखने में हम इसको री लिखते थे, इस तरह जैसे क्रिया, प्रक्रिया, तो इस तरह हम लिखते थे। लेकिन इस तरह री जो है आ गया। क्लियर हो गया? अब आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग में परिवर्तन। स्त्रीलिंग में जो है कुछ चेंजिंग हुआ है।
जहाँ आ की जगह अ प्रत्यय में, पहले स्त्रीलिंग जो शब्द हम जो लिखते थे तो उसमें जो प्रत्यय शब्द था उसमें आ आता था, लेकिन उसके बाद जो अवहट्ट भाषा का समय आया तो उस समय जो है स्त्रीलिंग को यह प्रत्यय में लिखा जाने लगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्रत्यय शब्द क्या है। जैसे यहाँ पर हम लिखावटी लिखें, क्या लिखें? लिखावटी, लिखावटी। तो जो ये लिखावटी है इसमें वटी शब्द जो है ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। लिखावट करते हैं तो वट आ जाएगा, लिखावट में क्या प्रत्यय आएगा? लिखावट में वट जो है प्रत्यय है। तो जो दो शब्दों के मेल से जैसे बनता है, दो शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है जिसको हम समास कहते हैं, दो शब्दों के मेल से जो बनता है तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो उसी समास में जो अंतिम अक्षर होता है या अक्षर अंतिम शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय आप समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसी प्रकार जो इसे ये शिक्षा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? शिक्षा। तो शिक्षा में जो छा है इसके लास्ट में आप देखिए तो आ का मात्रा आ रहा है, ठीक है। किसका मात्रा आ रहा है? आ का मात्रा आ रहा है। लेकिन जब यह अपभ्रंश भाषा के काल में लिखा जाता था, किस समय? अपभ्रंश भाषा के काल में लिखा जाता था। लेकिन जब अवहट्ट का समय आया तो यह जो शिक्षा है इसको सीख में लिखने लगा। तो देखिए सीख में जो आएगा क्या आएगा? लास्ट में अ आ रहा है, सीख आ रहा है। और शिक्षा में लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो जो अपभ्रंश भाषा का काल में स्त्रीलिंग, शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। भिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो भिक्षा में देखिए आ लास्ट में आ रहा है। लेकिन जब आपका जो है अवहट्ट का समय आया तो ये क्या बन गया? भीख। क्या बन गया? भीख। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? यह आ रहा है। तो क्लियर हो गया कि आप कह सकते हैं कि अवहट्ट भाषा में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की जगह यह आ गया। क्या आ गया? यह आ गया। आ की जगह क्या आ गया? यह आ गया। क्लियर? इसके बाद देखिए लिखा है सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ। सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ मतलब जो है इसके पहले जो अपभ्रंश भाषा का काल था उस समय जो है कुछ शब्द ऐसे थे जो कठिन थे। जो क्या थे? कठिन थे। लेकिन जो आपका भ्रंश काल आया, अवहट्ट काल आया तो क्या हो गया? उन शब्दों को जो है सरल होता गया, मतलब आसान हो गया, सहज होता गया। उदाहरण के रूप में जैसे आप यहाँ कर्म देख रहे हैं, जैसे कर्म है, ठीक है। तो कर्म को जो है कैसे लिखा जाने लगा? कम। कर्म को कैसे लिखा जाने लगा? कम। तो क्या हो रहा है यहाँ? कर्म देखिए थोड़ा कठिन लग रहा है और ये कम क्या है? सरल हो गया। ये कम जो है किस में आया? अवहट्ट में आया। और ये कर्म क्या है? अपभ्रंश में है, ठीक है। तो ये अपभ्रंश में है और ये अवहट्ट में है, ठीक है। तो कर्म जैसे हो गया तो कर्म को क्या हो गया? कम हो गया। तो ये क्या हो रहा है? सरलीकरण हो रहा है। जो कठिन शब्द थे अपभ्रंश भाषा के वो जो है अवहट्ट भाषा में क्या होते गए? सरल होते गए। उसी तरह जैसे हस्त है, हस्त है, ये सरल होकर क्या हो गया? हस्त हो गया। क्या हो गया? हस्त हो गया। कर्म के जगह पे कम हो गया। तो इस प्रकार से जो है एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है, नहीं तो वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। इस नाते जो है आप ये देख सकते हैं कि जो है जो चौथा रीज़न था, कारण था जो अवहट्ट भाषा में, वो जो है शब्दों का सरलीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? शब्दों का सरलीकरण। कैसे हो रहा है? जैसे कर्म का कम हो गया, हस्त का हस्त हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, व्यंजन माला में वृद्धि। जो वर्णमाला होता है हिंदी में, उसके व्यंजन में जो है वृद्धि हो गया। स्वर में तो दो वृद्धि हुआ ही, स्वर में मैंने इसके पहले ही बता चुका हूँ कि दो वृद्धि हुआ है। स्वर पहले कितना थे अपभ्रंश भाषा में? 8 थे। अपभ्रंश में कितना थे? 8 थे। और अवहट्ट में आते आते कितना हो गया? अवहट्ट में आते आते 10 हो गया। इसमें कौन दो स्वर बढ़ा? दीर्घ अ और औ, ठीक है, ये दो बढ़ा। उसी प्रकार व्यंजन में भी दो वर्ड बढ़ा, प्लस दो वर्ड इसमें भी बढ़ा है। कौन कौन? एक बढ़ा है ढ और एक बढ़ा है ड़, ठीक है।
ये 2 वर्ण अपभ्रंश काल में नहीं थे, लेकिन जो है जब आपका अवहट्ट काल आया तो इसमें ढ और ढ़ ये 2 बढ़ गए। इसमें था जो है ट वर्ग में था क्या क्या था, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है, तो यहाँ ढ है, लेकिन इसके नीचे बिंदी नहीं है। ठीक है, या बिंदु नहीं है, तो ये हम तब जो है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा पढ़ते थे, लेकिन इसी ट वर्ग में ही 2 शब्द और बढ़ गया है, ढ और ढ़ बढ़ गया है। इन दोनों शब्दों को व्याकरणिक नाम है द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनका क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन। ढ ढ़ को जो है प्रश्न भी आता है कभी कभी पेपर में कि जो है जो ढ और ढ़ है इनको कौन सा व्यंजन माना गया है, तो इसको आप लिखेंगे द्विगुण। द्वि से 2 होता है और 2 से मतलब 2, और ये गुणीवान हैये हैं, गुड़ी हैये हैं, तो ये जो है द्विगुण। अब इसका प्रयोग देखिए कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पढ़ाई। तो देखिए मैंने यहाँ बिंदी नहीं लगाया तो पढ़ाई, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई। क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई। लेकिन जब यहाँ नीचे बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक है, इसी प्रकार ये इसका प्रयोग है। और दूसरा जैसे सड़क, अगर हम इस तरह लिखते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम सड़क। क्या पढ़ेंगे? सड़क। लेकिन सड़क तो है नहीं, है क्या? सड़क है, तो इसके नीचे हम एक बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सड़क। ये आपका जो है ये प्रयोग हुआ। तो आप इसको मालूम हो गया होगा कि ढ और ढ ये दोनों क्या हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। कौन व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। ढ और ढ़ ये कौन व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये क्लियर है। ये आपका किस भाषा में आया? अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट काल में आया। ये आपका व्यंजन 2 बढ़ा और स्वर भी आपका 2 बढ़ा है। 8 था पहले ही, प्लस 2 इसमें बढ़ा है, तो कितना हो गया? 10 व्यंजन। कौन कौन बढ़ा है? दीर्घ अय और दीर्घ औ। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देखिए अल्प प्राण अथावत। ठीक है, जो अल्प प्राण शब्द हैं ये अथावत हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, अल्पप्राण स्वर क्या कहा जाता है, महाप्राण स्वर किसे कहा जाता है, मैं आपको बताया भी था अगले वीडियो में शॉर्टकट में। इसके आगे मैं जो अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। अल्प प्राण का लक्षण, अल्प प्राण। जब वर्णमाला में हम कोई अक्षर लिखेंगे जिसमें एच नहीं रहता है तो समझिए वो अल्प प्राण है। जैसे हम यह लिख रहे हैं तो यह को हम सिर्फ अंग्रेजी में वाई ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाई ए। अगर यह लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, ट लिखना है तो क्या लिखते हैं? टी ए। प लिखना है तो क्या लिखते हैं? पी ए। ये क्या है आपका? ये अल्प प्राण वर्ण हैं जिसमें यच नहीं है। ठीक है, तो जिसमें यच नहीं होता है मतलब यच गायब होता है, वो कौन अक्षर होता है? अल्प प्राण। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है कि अ और य अथावत मतलब अल्प प्राण ही रहे, ये जो है महाप्राण में चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए लिख रहा महाप्राण है, अथावत है। ठीक है, वो भी अथावत रहा है, भी क्या रहा? अथावत ही रहा। और महाप्राण व्यंजन का पहचान यही है कि जैसे महाप्राण व्यंजन में यच आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप ख लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ख, तो ख का अंग्रेजी क्या होगा? के एच ए। अब देखिए इसमें यच आ गया, ये यच जो आने से देखिए 3 वर्ण हो गया, तो 3 वर्ण जो होता है ये महाव्यंजन हो जाता है। उसी प्रकार आप छ देख सकते हैं तो इसमें डबल एच हो जाता है, तो ये च पहला तो अक्षर है और जो बीच वाला एच बढ़ रहा है वो आपका जो है क्या होता है? महाप्राण होता है। उसी प्रकार झ देख लीजिए, झ में आप लिखेंगे जे एच ए, तो ये जो यच आ रहा है इससे बता रहा है कि ये महाप्राण व्यंजन है। ये भी आपका जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीटी इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2-4 अक्षर दे दिया जाता है, उसमें पूछता है कि महाप्राण व्यंजन छांटिए या अल्पप्राण व्यंजन छांटिए। तो मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, इससे आप लोग अवगत रहें। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए संज्ञा व कारक सरलीकरण जारी। संज्ञा और कारक को, कारक का एक नाम जानते हैं विभक्ति भी है, कारक का एक नाम क्या है? विभक्ति भी है। कुछ बच्चे जो है कारक
का नाम सुनने रहते हैं, विभक्ति का नहीं, और विभक्ति का नाम सुनते हैं कारक नहीं। तो दोनों चीज़ क्या है, एक ही है। तो संज्ञा और कारक मतलब विभक्तियों में सरलीकरण की जो प्रक्रिया थी वो जारी रही। जैसे कर्ता ने, तो ने की ए की प्रवृत्ति आ गया, ने में देखिए ए छुपा हुआ है। कर्ता ने मतलब कर्ता में ने आ गया, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है ना, तो इस तरह से कर्ता में ने शब्द आ गया। कर्म जो कर्ता ने कर्म को, तो को होता है, तो को के जगह पर यहाँ क्या आ रहा है, के ही और के ही यहाँ बिंदी है। करण कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो उसमें जो है से आ रहा है और सऊ आ रहा है। तो धीरे धीरे देखिए इसमें चेंजिंग हो रहा है। संप्रदान में देखिए के ही, यहाँ देखिए के ही है कर्म में, और संप्रदान में देखिए के ही और लगी आ गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसके संप्रदान और विभक्ति में भी, विभक्तियों में और कारकों में भी थोड़ा थोड़ा सरलीकरण की प्रक्रिया हो रही है और चेंजिंग भी हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अपादान जो अलग करने की प्रक्रिया में होता है, तो अपादान जैसे से और सऊ, जैसे दो से होता है। एक से देखिए यहाँ पर है और एक से यहाँ है। इसका जो से है एक करण है और इसका जो से है अपादान है। ये दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। यह से जो होता है वो अंदर होता है, साथ में होता है, साथ के लिए होता है या अंदर के लिए होता है, और ये से जो है बाहर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं बस से बम्बई जा रहा हूँ, तो बस से बम्बई जा रहा है तो बस के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर ये कौन होगा, अपादान से होगा कि करण से होगा। तो बस से जो है बम्बई जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये से वाला करण वाला से है। और ये दूसरा होता है, जैसे आता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें जो है जो पेड़ है, मान लीजिए यहाँ उदाहरण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका पेड़ है और इसमें से पत्ता क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो पत्ता गिर रहा है ये यहाँ से मतलब है पेड़ से, क्या पेड़ से पत्ता या पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है, इस पेड़ से जो पत्ती का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, और यही अलगाव जो है अपादान का लक्षण है। किसका लक्षण है, अपादान का लक्षण है, ठीक है। वहीं जो है एक चीज़ है, मैं बस से मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो से आ रहा है ये विभक्ति है और ये भी से क्या है, विभक्ति है। तो ये जो से है इसका अर्थ अलग से हो रहा है, कह रहा बस से मुंबई जा रहा हूँ, मतलब वो बस से बाहर नहीं है, बस के अंदर ही है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए बस है, ठीक है, ये आपका बस है, तो इस बस में जो है उस बस के वो व्यक्ति क्या है, अंदर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर है, तो इस नाते जो है ये जो है अपादान है। और जब पत्ते से ये जो है पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो ये आपका अपादान है, और जो उसके साथ में बस से मुंबई जा रहा है ये जो से आ रहा है ये आपका जो है अपादान है, और ये जो आपका साथ में अंदर जाने वाला है वो करण है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नोट, ही विभक्ति ही, मतलब जो ही विभक्ति थी, जैसे आप देखिए के ही है यहाँ पर, तो क्या हो गया, के ही हो गया है। तो उसी प्रकार जो है जो ही विभक्ति थी ही में बदल गई। जैसे चला ही है तो क्या हो गया, चला ही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लिंग, दो लिंग जो है अभ्रंश काल में भी था, और दो लिंग जो है आपका अथावत है अभ्रंश भाषा में भी जो है अथावत रहा। एक लिंग कौन होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं और एक क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो जो हट्ट भाषा था और जो भ्रंश भाषा था, दोनों में ही जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा था, इस नाते यह जो है अथावत रहा। वचन दो थे, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, तो ये जो है आपका भी यथावत रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंजिंग, ठीक है। अभ्रंश और अवहट्ट भाषा में लिंग और वचन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब सर्वनाम, सर्वनाम आप जानते ही होंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में राम घर जाता है,
ये आपका राम क्या है? संज्ञा है। उसी जगह पर अगर हम वह लिख दें, वह घर जाता है, सेंटेंस वही है, बशर्ते वहाँ जो राम है वहाँ मैंने क्या लिख दिया? वह है। दोनों संकेत राम को ही कर रहे हैं। तो वो जो वह है यह क्या है? आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ये जब हम संज्ञा और सर्वनाम जब पढ़ाएंगे तो इसका हम पूर्ण व्याख्या करेंगे। तो उसमें जो सर्वनाम है उसमें जो प्रथम पुरुष होता है वो मैं और मेरा हो गया, मध्यम पुरुष में तुम, तुहार, तुम हो गया, और अन्य पुरुष में वह और उन हो गया। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद विशेषण। विशेषण संख्यावाचक जारी, सर्वनामिक। तो वाचक जो आपका विशेषण होता है, जैसे मान लीजिए संख्यावाची विशेषण, आप जान लीजिए किसे कहते हैं, संख्यावाचक। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मैं देता जाऊंगा, जैसे कि आप जो है शब्दों को समझें कि क्या होता है। संख्या, जैसे मान लीजिए दूध है, तो अगर हम यहाँ लिख दें दूध, तो दूध क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जो संज्ञा में आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 5 कर दें तो 5 लीटर या 5 लीटर कर दें, 5 लीटर दूध, तो ये जो है दूध तो आपका संज्ञा हो गया। इसके आगे जो ये विशेषण लग रहा है, ये आपका 5 लीटर, ये क्या है? आपका संख्यावाचक सर्वनामिक है। ठीक है, इसी तरह 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिफला, 3 फल, इस तरह तमाम चीज़ जो है आपका संख्यावाचक जो शब्द थे वो विशेषण में जारी रहे। फिर क्रिया, जो क्रिया में हम लोग कहते हैं कि जैसे आज के समय में हम लोग कहते हैं उठना, बैठना, ये क्या है? क्रिया का रूप है। जागना, सोना, ये क्या है? क्रिया का रूप है। ठीक है, तो उस समय जो है इस तरह का नहीं था अवहट्ट भाषा में। जैसे उठना का क्या था? उठ, जागना का जाग, बैठना का बैठ। ठीक है, तो इस प्रकार से था। इसी प्रकार देखिए इसमें लिखा हुआ है उठ, जा, कह, चल, भेल, कहल आदि। आप जो है यहाँ संकेत में मैं दे रहा हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो मैला आंचल है, इसमें बहुतायत जो है अब अवहट्ट भाषा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे उठ, जा, कह, चल, भेल, कहल आदि शब्दों का। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। काल, काल जो है 3 ही था। जब संस्कृत में जाएंगे तो ज़्यादा काल मिलेगा आपको, तो लेकिन अभ्रंश भाषा जो है उसका सुधार हो रहा था, वह जो है उसमें सुधारवादी चीज़ आ रहा था। तो तमाम जो है संस्कृत में तमाम जो है काल थे, टेंस थे। तो लेकिन जो है जब अभ्रंश भाषा आया तो उसमें मात्र 3 ही टेंस था। कितना टेंस? 3 टेंस। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो अभ्रंश भाषा में था वही अथावत जो है अवहट्ट भाषा में भी जारी रहा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ शब्दकोश। जो शब्दकोश था वो तद्भव शब्द था। क्या था? तद्भव शब्द। अभ्रंश भाषा में जो है दूसरे प्रकार का था, लेकिन जब अवहट्ट भाषा आया है तो उसमें दूसरे प्रकार से हो गया है। जैसे पहले तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, उसके बाद तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो जो अवहट्ट भाषा का समय है उसमें अधिकतम तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो आज के डेट में हम लोग संस्कृत भाषा में, जो हमारा हिंदी है उस अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखा जा रहा है, जो तत्सम शब्दों में, शुद्ध शब्दों में लिखा जा रहा है। और तत्सम शब्द जो है कहाँ से लिया जाता है? शुद्ध संस्कृत शब्द से लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो हिंदी है वो समृद्ध होती जा रही है। और कौन सा रूप धारण कर रही है? अब तत्सम रूप धारण करे। इसके पूर्व में तद्भव, जो अभ्रंश का काल था, वो कौन भाषा का काल था? तद्भव शब्दों का प्रयोग उसमें अधिक हो रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तद्भव शब्द था वो अभ्रंश भाषा के काल में अधिकतर जो है चल रहा था। तो तद्भव के बाद क्या आया? देशज, देशज के बाद विदेशज, विदेश के बाद तत्सम शब्दों का प्रयोग। जैसे तद्भव शब्द में हम घी लिखते थे, इस प्रकार विदेशज शब्दों में जैसे कलमा, वजीर, चाकू, ये विदेशी शब्द हैं, जैसे कलमा, वजीर, चाकू। और तत्सम शब्दों में हम जो ये घी है उसको हम कैसे लिखते हैं? घृत। ठीक है, तो आज जो है जो हमारी आधुनिक हिंदी है वह घृत के रूप में लिखी जा रही है, तत्सम शब्दों के रूप में लिखा जा रहा है। तो एक मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बना दिया हूँ कि जो आप इसको कह सकते हैं कि अवहट्ट भाषा का विकास क्रम, अवहट्ट
भाषा का विकास क्रम। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले कौन शब्द आए? तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, फिर तत्सम। तो तद दे विदे तत्, तद दे विदे तत्। देखिए दोनों में दे आ रहा है। तद दे विदे तत्, तद से आप तद्भव शब्द ले लेंगे, दे से देशज शब्द, विदे से विदेशज शब्द, उसके बाद तत्, तत् मतलब हो जाएगा तत्सम शब्द। तो कहने का मतलब है पहले आप तद लेंगे, तद, और उसके बाद तत्, ये दोनों इसका विलोम शब्द है। तद तत्सम का विलोम क्या है? तद्भव है। ठीक है, उसके बाद देशज है, उसके बाद विदेशज है। ठीक है, तो पहले क्या आया? तद्भव शब्द, फिर देशज, फिर विदेशज, फिर उसके बाद तत्सम शब्द। अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। इस चैप्टर को जो है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभ्रंश और अहट्ट भाषा में जो व्याकरणीय परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इसको दोनों को अंतर भी दिखाना पड़ता है कि अभ्रंश भाषा में क्या व्याकरणीय स्वरूप था और अहट्ट भाषा में क्या व्याकरणीय स्वरूप था। तो इसके विषय में मैंने आपको बताया, और भी कुछ बताना बाकी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।